नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म पर आप सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके सामने राजस्थान ज्योग्राफी का बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर लेकर आ रहा हूं और वो चैप्टर है दोस्तों राजस्थान की झीलें। आज हम आपके सामने राजस्थान की झीलें पढ़ेंगे। अब वह तंत्र के अंतर्गत मैं आपके सामने जो पहला टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं वो पढ़ाने जा रहा हूं दोस्तों राजस्थान की झीलें। तो चलिए साथियों, राजस्थान की झीलें वाला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। और आप सभी को पता है दोस्तों, यहाँ से एग्जाम में पक्का क्वेश्चन पूछा जाएगा। आप सभी को पता है दोस्तों, यहाँ से एग्जाम में पक्का क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो राजस्थान की जिले, और आप सभी को पता है कि यहाँ से हर पेपर के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है, तो हम यहाँ पर बिल्कुल डिटेल से पढ़ेंगे। वैसे आप सभी को पता है राजस्थान में मुख्य रूप से दो प्रकार की झीलें पाई जाती है, एक होती है खारे पानी की झील और एक होती है मीठे पानी की झील। तो हम यहाँ पहले खारे पानी की झील के बारे में पढ़ेंगे। खारे पानी की झील के बारे में पढ़ने से पहले मैं आपके सामने जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसकी भी मैं चर्चा कर लेता हूं। तो सबसे पहले दोस्तों आपको याद रखना है वुलर झील। सबसे पहले नाम आपको याद रखना है भैया वुलर झील। अब सबसे पहले आप क्या नाम याद रखोगे साथियों? वुलर झील। अब मैं आपको एक चीज पूछता हूँ, वुलर झील कहाँ पर है? आपको पता होगा शायद वुलर झील कहाँ पर है, जल्दी से बताइएगा। आप सभी को पता है भाई, ये भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील। ये भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, मीठे पानी की झील। आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है, तो वो आपको जवाब करना होगा वुलर झील। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा, भाई वुलर झील कहाँ पर है? हाँ भाई जल्दी से बताओ भाई, वुलर झील कहाँ पर है? बिल्कुल श्रीनगर में, ये झेलम नदी के किनारे स्थित है। तो मैं यहां लिखूंगा ये झेलम नदी, बिल्कुल ये झेलम नदी पर स्थित है। कौन सी नदी पर स्थित है साथियों? झेलम नदी पर स्थित है। कहां पर स्थित है? श्रीनगर। बिल्कुल वुलर झील है भैया श्रीनगर में और झेलम झील के किनारे स्थित है। ठीक है भाई, यानी झेलम झील पर स्थित है। अब आगे चलते हैं दोस्तों, हमारे पास पहला क्वेश्चन यहां तक क्लियर हो चुका है वुलर झील। अब मैं बात करता हूं दोस्तों यहाँ पर चिल्का झील की। अब मैं यहाँ पर आपके सामने लिख रहा हूँ चिल्का झील। अब भैया चिल्का झील क्या है? चिल्का झील के बारे में आप सभी को सही जानकारी होगी कि चिल्का झील हाँ भाई आगे चल रहे अपन चिल्का झील। चलिए भैया, जानकारी आपको चिल्का झील के बारे में? चिल्का झील के बारे में जानकारी है क्या? बिल्कुल, किस किस को जानकारी भाई जल्दी से कमेंट बॉक्स में छाप दीजिएगा। चिल्का झील, बिल्कुल चिल्का झील की अगर अपन बात करते हैं तो ये भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। खारे पानी की झील है भारत के सबसे बड़ी खारे पानी की झील। और भारत के सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? तो आप सभी को ध्यान रखना है कि भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की जो झील है वो है चिल्का झील। कौन सी झील है? चिल्का झील। बिल्कुल चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। अब मेरा एक सवाल आप सभी से पूछ रहा हूं मैं, बताओ भाई चिल्का झील कहां पर स्थित है? जल्दी से बताओ। बिल्कुल ये ओडिशा के अंदर स्थित है। कहां पर है भैया? ओडिशा के अंदर स्थित है। चिल्का झील कहां पर स्थित है? ओडिशा में। और मैं आपको बता देता हूं यहाँ पर क्या भैया, यहाँ पर नौसेना केंद्र भी स्थित है। ओडिशा के अंदर है और इस झील के किनारे नौसेना का केंद्र भी स्थित है। तो यहाँ पर नौसेना का केंद्र भी स्थित है, नौसेना का केंद्र भी है। तो चिल्का झील जो भारत के अंदर सबसे बड़ी खारे पानी की झील है और ये उड़ीसा राज्य में है और यहाँ पर नौसेना का केंद्र भी स्थित है। वुलर झील की अगर मैं बात करूं तो वुलर झील भारत के सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, श्रीनगर में स्थित है और झेलम नदी पर ये स्थित है। ठीक है भाई, क्लियर हो चुका है यहाँ तक। अब बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पर हम राजस्थान की बात करते हैं। तो दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन आपके सामने आ सकता है। राजस्थान की अगर मैं बात करता हूँ तो राजस्थान की सबसे बड़ी झील। अब दोस्तों एक चीज याद रखने का,
क्वेश्चन आता है कि राजस्थान की सबसे बड़ी झील कौन सी है। तो आप सभी को पता है राजस्थान की सबसे बड़ी झील है सांबर झील। राजस्थान की सबसे बड़ी झील कौन सी है? सांबर झील है भैया। राजस्थान की सबसे बड़ी झील कौन सी होगी? सांबर झील होगी। सांबर झील जो राजस्थान की सबसे बड़ी झील है। अब दोस्तों यहां से क्वेश्चन पढ़ेंगे और यहां से मैं एक एक चीज आपको समझाने का प्रयास करूंगा। दोस्तों यहां से थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा। मैं आपके सामने इस प्रकार एक पर्वत श्रृंखला बना देता हूं, ठीक है भैया, क्योंकि इससे थोड़ा समझ में थोड़ा आपको आसान क्लियर हो जाएगा। ये मैंने आपके सामने एक पर्वत श्रृंखला बना दी है, ठीक है भाई। अब दोस्तों देखिएगा, अगर इस पर्वत श्रृंखला पर मैं एक चोटी बना देता हूँ, इस पर्वत श्रृंखला पर अगर मैं चोटी बना देता हूँ तो इसको मैं बोलूंगा गुरु शिखर। इसको मैं बोलूंगा दोस्तों गुरु शिखर। क्या बोलूंगा भैया? गुरु शिखर। क्या बोला मैंने आपके सामने? केवल मैं आपको समझाने के तौर पर मैंने एक छोटा सा डायग्राम बनाया है और उसके ऊपर चोटी बना दी। बिल्कुल थोड़ा दिख नहीं रहा सर? बिल्कुल नहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा। देखो भाई, ये मैंने आपके सामने एक पर्वत श्रृंखला, इस प्रकार की पर्वत श्रृंखला आपके सामने बना दी। यानी ये आपके सामने पर्वत श्रृंखला, यानी मैंने अरावली पर्वतमाला बना दी। क्या बना दी? अरावली पर्वतमाला। ऊपर क्या लिख दिया मैंने? गुरु शिखर लिखा। ऊपर क्या लिखा? गुरु शिखर। अब ध्यान रखिए, मैं केवल आपको समझाने के तौर पर यहाँ बढ़ा रहा हूँ। अब यहाँ पर अगर चलते हैं तो इस प्रकार मैंने आपके सामने एक झील का निर्माण किया और यहाँ मैंने आपके सामने लिखा है सांबर झील। यहाँ मैंने आपके सामने लिखा है सांबर झील। अब दोस्तों देखिए, मैं इस डायग्राम को क्यों बना रहा हूं, इस डायग्राम को बनाने का उद्देश्य क्या है मेरा, मैं आपको बता रहा हूं। अगर दोस्तों आपसे पूछा जाए कि राजस्थान का सर्वाधिक उच्चतम बिंदु कौन सा है, तो राजस्थान का सर्वाधिक उच्चतम जो बिंदु है, राजस्थान का सर्वाधिक उच्चतम पॉइंट, अगर बात करें राजस्थान का सर्वाधिक उच्चतम पॉइंट की बात करें तो हम गुरु शिखर को राइट करेंगे। किसको राइट करेंगे? गुरु शिखर को राइट करेंगे। और अगर आपको राजस्थान का निम्नतम पॉइंट की बात करें, और अगर राजस्थान का सबसे निम्नतम पॉइंट की बात करें या सबसे गर्त पॉइंट की बात करें या सबसे निम्नतम पॉइंट की बात करें या सबसे गर्त पॉइंट की बात करें, तो आपको ध्यान रखना है वो गर्त पॉइंट हमारा राजस्थान का सबसे जो नीचा पॉइंट होगा वो हो जाएगा सांबर झील। कौन सा हो जाएगा? सांबर झील। राजस्थान का सबसे ऊंचा अगर पॉइंट की बात करता हूं तो गुरु शिखर, और सबसे नीचा धरातल की मैं बात करता हूं तो आता है सांबर झील। क्या आता है भैया? सांबर झील। अब मैं आपको एक और चीज बता देता हूं, यहां से भी एक क्वेश्चन और बनकर आ जाता है। वो क्वेश्चन क्या है? मैंने आपके सामने इस प्रकार एक लाइन बना दी, मैंने आपके सामने इस प्रकार एक लाइन बजा दी। अब ये लाइन क्या डिसाइड करी? ये लाइन डिसाइड कर रही है जल विभाजक का काम। ये काम क्या कर रही है भैया? जल विभाजक का काम। किसका काम करिए भैया? जल विभाजक का काम करिए। अब मैं आपको एक चीज समझाना चाहता हूं, यानी सांबर झील जल विभाजक का काम करती है। यानी भारत के अंदर कौन सी झील जल विभाजक का कार्य करती है? तो भारत के अंदर वह सांबर जो झील है वो जल विभाजक का कार्य करती है। भारत के अंदर कौन सी झील है जो जल विभाजक का कार्य करती है? तो आप सभी को ध्यान रखना भैया, भारत के अंदर जो सांबर झील है वो जल विभाजक का कार्य करती है। बात क्लियर हो गई सभी को? हाँ भाई, सभी साथियों क्लियर हो चुकी है। जल्दी से एक बार इस पॉइंट को नोट कर लीजिएगा। मैं निवेदन कर रहा हूं आप सभी साथियों से कि एक बार इस पॉइंट को आप नोट कर लीजिएगा। राजस्थान का सबसे उच्चतम बिंदु कौन सा है? गुरु शिखर। और राजस्थान का सबसे निम्नतम बिंदु कौन सा है? तो राजस्थान का सबसे निम्नतम बिंदु है, उसकी अगर बात करते हैं तो वो है सांबर झील, जो जल विभाजक का काम भी करती है। किसका काम करती है दोस्तों? जल विभाजक का काम भी करती है। हाँ भाई, क्लियर हो चुका है? यहां तक सभी साथियों क्लियर हो चुका है क्या? चलो भाई आगे चलते हैं। यहां पर अब सांबर झील को मैं आपको समझाने का पूरा प्रयास करता हूं। दोस्तों अगर मैं बात करता हूं आगे सांबर झील की, अब मैं आपके सामने बिल्कुल अच्छी तरह से समझाऊंगा। जो एग्जाम पर बनने वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है दोस्तों हमारे पास में सांबर झील। एक बार पढ़ लेना, मैं कह रहा हूँ बार बार पढ़ने की आपको आवश्यकता नहीं होगी, केवल वन टाइम में इस चीज को अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा। सांबर झील, सबसे पहले आप मुझे बताओ भाई सांबर झील कहाँ पर स्थित है? मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, सांबर झील की अगर मैं बात करता हूँ तो वर्तमान में सांबर झील की स्थिति कहाँ पर आती है? तो वर्तमान में सांबर झील जयपुर ग्रामीण जिले में आता है। वर्तमान में सांबर झील जयपुर ग्रामीण जिले में आता है। वर्तमान में कहाँ आता है दोस्तों? जयपुर ग्रामीण जिले में। यानी सांबर झील जयपुर ग्रामीण जिले से पहले कौन से जिले में आती थी? तो सांबर झील जयपुर जिले से पहले
जयपुर ग्रामीण जिले से पहले जयपुर में आती थी। किस में आती थी? जयपुर में आती थी। अब दोस्तों अगर बात करते हैं, यहां से क्वेश्चन आता है कि इसका फैलाव कितना है, इसका फैलाव कितना है। अब मैं बात कर लेता हूँ सांबर झील का फैलाव कितना है। दोस्तों अगर फैलाव की अगर मैं बात करता हूँ तो इसका फैलाव है 500 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में, 500 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में। यानी सांबर झील इतनी बड़ी झील है दोस्तों कि 500 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैली हुई है। अगर बात करते हैं फैलाव की बात करते हैं तो यहां आप समझने का प्रयास करना। ये मैंने आपके सामने एक सांबर झील का इस सिंपल सा एक डायग्राम बना दिया है और मैं आपको एक अच्छी तरह से पूरा समझाने का प्रयास कर रहा हूं। देखिएगा, मैं अच्छी तरह समझाने का प्रयास कर रहा हूं। मैंने आपके सामने ये डायग्राम बना दिया। अब मैं आपको एक बताता हूं। सांबर झील भाई देखो, सबसे पहले तो जयपुर ग्रामीण जिले में फैली हुई है। कहां पर फैली हुई है? जयपुर ग्रामीण जिले में। उसके अलावा दूसरे नंबर की बात करते हैं, दूसरे नंबर की बात करते हैं तो ये अजमेर जिले के साथ भी सीमा साझा करती है, यानी अजमेर जिले में फैली हुई है। और उसी प्रकार अगर अपन बात करते हैं तो एक नया जिला बना था कुचामन डीडवाना, एक नया जिला बना था कुचामन डीडवाना। यानी सांबर झील की अगर मैं बात करता हूं तो सांबर झील 3 जिलों में फैले, 3 जिलों में फैली। और वो 3 जिले कौन कौन से हैं? वो 3 जिले की बात करते हैं तो जयपुर ग्रामीण, कुचामन डीडवाना और यहां पर अजमेर तक फैली हुई है। ठीक है दोस्तों, यानी इसका टोटल अगर एरिया की मैं बात करता हूं तो 500 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैली हुई है। अगर अपन नए जिले से पहले की बात करें, नए जिलों से पहले की बात मैं करूं तो नए जिले से पूर्व की अगर बात करता हूं तो पूर्व में इस झील का फैलाव, पूर्व में इस झील का फैलाव, पूर्व में इस झील का फैलाव 3 जिलों में था। पहले भी इस झील का फैलाव कितने जिलों में था? 3 जिलों में था पहले। यानी जब नए जिले बनते हैं उससे पहले की अगर अपन बात करते हैं तब इस झील का फैलाव भी 3 जिलों में था। वो 3 जिलों में कौन कौन से थे? उसमें से एक आ जाता था जयपुर, दूसरा आ गया भैया नागौर और तीसरा आ जाता था अजमेर। यानी जयपुर, नागौर और अजमेर, ये 3 जिलों में पहले फैली हुई थी। अभी वर्तमान में भी इस झील का फैलाव 3 जिलों में ही है। बट जिलों की बात करते हैं तो जयपुर ग्रामीण जिला आ गया, अजमेर जिला आ गया है और कुचामन डीडवाना आ गया। ठीक है भाई, क्लियर हो चुका है यहाँ तक? हाँ भाई, यहां तक जब भी क्लियर हो गया। अब दोस्तों बात करते हैं कि सांबर झील जयपुर ग्रामीण जिले में तो है, लेकिन कौन से रेलवे स्टेशन के बगल में? तो आपको याद रखना है दोस्तों, फुलेरा रेलवे स्टेशन, फुलेरा जंक्शन के समीप स्थित है। यानी फुलेरा जंक्शन के समीप में स्थित है। प्रश्न आता है कि फुलेरा जंक्शन के समीप में कौन सी झील स्थित है? तो हम राइट करेंगे दोस्तों सांबर झील। क्या राइट करेंगे भैया? सांबर झील करेंगे। ठीक है, क्लियर हो गया आगे सभी को? अब मैं बात करता हूं दोस्तों कि इस झील का निर्माण किसने किया। तो दोस्तों यहां से क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में कि इस झील का निर्माण किसने किया। अब अगर मैं बात करता हूं दोस्तों बिजोलिया शिलालेख की, अगर मैं बात करूं दोस्तों बिजोलिया शिलालेख की, तो बिजोलिया शिलालेख की अगर बात करूं मैं तो बिजोलिया शिलालेख के अनुसार, बिजोलिया शिलालेख के अनुसार, हाँ भाई सभी को दिख रहे हैं क्या? सभी को दिख रहा है? बिल्कुल। बिजोलिया शिलालेख के अनुसार इसका जो निर्माण किया था वो वासुदेव चौहान ने करवाया था। बिजोलिया शिलालेख के अनुसार इसका जो निर्माण करवाया था वो किन्होंने करवाया था? वासुदेव चौहान ने करवाया था। किन्होंने करवाया था साथियों? वासुदेव चौहान ने करवाया था। और इसीलिए इसको सांभर को चौहानों की राजधानी भी कहते हैं। ये आप ध्यान रखिएगा, नोट करके लिख लो आप, सांभर को चौहानों की राजधानी भी कहा जाता है। सांभर को चौहानों की राजधानी भी कहा जाता है। सांभर को चौहानों की राजधानी भी कहा जाता है। प्रश्न आता है भैया कई बार कि निम्नलिखित में से कौन सी चौहानों की राजधानी है? तो चौहानों की राजधानी किसको कहा जाता है? चौहानों की जो राजधानी है वो सांभर को कहा जाता है। किसको कहा जाता है भाई? सांभर को कहा जाता है। हाँ भाई, यहां तक क्लियर हो गया है। सांभर झील वर्तमान में जयपुर ग्रामीण जिले में फैली हुई है, फुलेरा जंक्शन के बिल्कुल समीप है। इसके फैलाव की बात करते हैं तो ये 3 जिलों के अंदर फैली हुई है। 500 वर्ग किलोमीटर का लगभग इसका एरिया है। पूर्व में इस झील का फैलाव भी 3 जिलों में था, जिसमें जयपुर, नागौर, अजमेर आता था। वर्तमान में जयपुर ग्रामीण, अजमेर और कुचामन डीडवाना आता है। इसका निर्माण की अगर अपन बात करते हैं
तो बिजोलिया शिलालेख के अनुसार इसका जो निर्माण करवाया था वासुदेव चौहान ने कराया था, और सांबर को चौहानों की राजधानी भी कहा जाता है। सांबर को क्या कहा जाता है दोस्तों? चौहानों की राजधानी भी कहा जाता है। ठीक है भाई, क्लियर हो चुका है? बिल्कुल। अब अपन बात करते हैं कि सांबर झील के उपनाम कौन कौन से हैं। तो यहाँ मैं आपको सांबर झील के उपनाम की बात कर रहा हूँ। यहाँ मैं लिख रहा हूं दोस्तों सांबर झील, सांबर झील, और इसके अपन बात करते हैं कि उपनाम, यानी इसको किस किस नाम से जाना जाता है, सांबर झील को किस किस नाम से जाना जाता है, उसके बारे में अपन बात करते हैं। हाँ भाई, सांबर को क्या कहा जाता है? सबसे पहले तो चौहानों की राजधानी कहा जाता है। तो पहला पॉइंट तो आप इसको ध्यान रखिएगा, सांबर झील को चौहानों की राजधानी कहा जाता है, चौहानों की राजधानी कहा जाता है। सांबर झील को क्या कहा जाता है? चौहानों की राजधानी कहा जाता है। और आपको पता है दोस्तों, सांबर झील की अगर मैं बात करता हूं तो इसे जहांगीर की, इसे जहांगीर का ननिहाल भी कहा जाता है, इसे जहांगीर का, इसे जहांगीर का ननिहाल भी कहा जाता है, इसे जहांगीर का ननिहाल भी कहा जाता है। यानी सांबर झील को हम क्या कहते हैं? चौहानों की राजधानी कहते हैं, और इसके अलावा इसको जहांगीर का ननिहाल कहा जाता है, या अकबर की विवाह स्थली कहा जाता है, इसको अकबर की विवाह स्थली भी कहा जाता है। तो यहाँ लिखा मैंने अकबर की विवाह स्थली, अकबर की इसको विवाह स्थली कहा जाता है। और क्या कहा जाता है भैया? चौहानों की राजधानी कहा जाता है, जहांगीर का ननिहाल कहा जाता है, अकबर की विवाह स्थली यानी अकबर का विवाह स्थली कहा जाता है। संत दादू, संत दादू, संत दादू हिमा, संत दादू याद रखिएगा दोस्तों, हिसामुद्दीन, हाँ हिसामुद्दीन, संत दादू हिसामुद्दीन, यहां लिख रहा हूं मैं संत दादू, संत दादू हिसामुद्दीन, बिल्कुल संत दादू हिसामुद्दीन, संत दादू हिसामुद्दीन की पुण्य भूमि भी कहा जाता है, कि पुण्य भूमि भी सांबर को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संत दादू हिसामुद्दीन की पुण्य भूमि भी किसको कहा जाता है? ये कहा जाता है भैया सांबर झील को। किसको कहा जाता है? सांबर झील को। क्लियर हो गया आगे सभी को? अगर मैं बात करूं कि यहाँ पर नमक का उत्पादन होता है, यहाँ पर किसका उत्पादन होता है दोस्तों? नमक का उत्पादन होता है। अब मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, बात है 1867 की। कब की बात है दोस्तों? 1867 की। तो 1867 में इस झील में नमक बनाने के लिए अंग्रेजों ने इसको लीज पर ले लिया था। किस पर ले लिया था? लीज पर। तो 1857 में अंग्रेजों ने इस झील को लीज में लिया था, इस झील को लीज में लिया था। कब की बात है दोस्तों? ये बात है 1867 में। तो 1867 में अंग्रेजों से इस झील को क्या ले लिया था? लीज पर ले लिया था। किस पर ले लिया था दोस्तों? लीज पर ले लिया था, ताकि हम यहाँ पर नमक का उत्पादन कर सके, हम यहाँ पर नमक का उत्पादन कर सके। क्लियर हो गया भैया? सांबर झील की अगर बात करता हूं दोस्तों, तो सांबर झील में 5 नदियों का पानी आता है। सांबर झील में 5 नदियों का पानी आता है। सांबर झील में कितने नदियों का पानी आता है? 5 नदियों का पानी आता है। कितने नदियों का पानी आता है दोस्तों? 5 नदियों का। अब वो 5 नदी कौन कौन सी है? उस 5 नदी की बात करता हूं तो सबसे पहले आ जाता भैया मेंथा नदी, दूसरे नंबर पर आ जाता भैया रूपनगढ़ नदी। एक तो आ गई हमारे पास मेंथा नदी, और दूसरी हमारे पास में आ गई है दोस्तों रूपनगढ़ नदी। और तीसरी बात करते हैं तो खारी, खंडेल, तुरमती। तीसरी नदी की बात में करूं तो खारी हो, ये है हमारे पास में खंडेल, और एक और है दोस्तों हमारे पास में तुरमती। इस प्रकार सांबर झील में 5 नदियों का पानी आकर मिलता है। सांबर झील में कितनी नदियां गिरती हैं? तो सांबर झील में 5 नदियों का पानी आकर गिरता है। और वो 5 नदी कौन कौन सी है? मेंथा, रूपनगढ़ नदी, खारी नदी, खंडेल नदी। ये 5
जो नदियां हैं इनका पानी कहां पर जाता है, सांबर झील में जाता है भैया। कहां पर जाता है, सांबर झील में जाता है। भाई क्लियर हो चुका है, यहां तक सभी क्लियर हो चुका है क्या? इन पांचों नदियों का पानी किस में जाता है, सांबर झील में जाता है। ठीक है भाई, आ गया सभी को? हाँ भाई, जल्दी से फटाफट से बताइएगा। यहां तक सभी साथियों क्लियर हो चुका है क्या? यहां तक सभी क्लियर हो चुका है क्या दोस्तों? अब एक और चीज है, राजस्थान का जो कुल नमक उत्पादन होता है उसका 40% सांबर झील से होता है। तो 40% राजस्थान के कुल नमक उत्पादन का सांबर का योगदान है, सांबर का योगदान है। यहां पर मैंने एक सिंपल सी भाषा लिखी कि भाई सांबर झील के नमक का योगदान राजस्थान के कितना प्रतिशत है, तो राजस्थान का 40% जो नमक है आता है सांबर झील से। 40% नमक राजस्थान के अंदर सांबर झील से उत्पादित किया जाता है। जल्दी से कॉपी कर लो भाई। हाँ भाई, जल्दी से कॉपी कर लीजिएगा। कर लिया भैया? चलो आगे चलते हैं। सांबर झील पर नमक का उत्पादन, यहां नमक का उत्पादन हिंदुस्तान साल्ट लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है। हिंदुस्तान साल्ट लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है। प्रश्न आता है कि सांबर झील में नमक का उत्पादन किसके द्वारा किया जा रहा है, तो हिंदुस्तान साल्ट लिमिटेड द्वारा सांबर झील में नमक का उत्पादन किया जाता है। सांबर साल्ट परियोजना 1964 में चलाई गई थी। तो सांबर साल्ट योजना कब चलाई गई थी, 1964 में चलाई गई थी। प्रश्न आता है कि सांबर साल्ट योजना सांबर झील पर कब चलाई गई थी, 1964 में चलाई गई थी। 1870 की अगर अपन बात करते हैं तो 1870 में सांबर साल्ट म्यूजियम की स्थापना की गई थी। सांबर साल्ट म्यूजियम की स्थापना की गई थी। कब की गई थी, 1870 में। सांबर साल्ट योजना कब चलाई गई थी, 1964 में चलाई गई थी। और 1870 में सांबर साल्ट म्यूजियम की स्थापना की गई थी। दोस्तों अगर अपन बात करते हैं इस झील के किनारे, तो इस झील के किनारे राजहंस देखे जाते हैं, राजहंस भी देखे जाते हैं। यानी इस झील के किनारे क्या देखे जाते हैं, राजहंस देखे जाते हैं। अब दोस्तों अगर अपन बात करते हैं कि राजहंस का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो आप सभी को पता होना चाहिए दोस्तों, राजहंस का वैज्ञानिक जो नाम है, राजहंस का वैज्ञानिक नाम है वो है फेलिमोगोज। क्या है भैया, फेलिमोगोज। बिल्कुल, राजहंस का वैज्ञानिक नाम क्या है, राजहंस का वैज्ञानिक नाम है फेलिमोगोज। क्या है भैया, फेलिमोगोज। ठीक है भैया, क्लियर हो गया है, फेलिमोगोज। 2019 में आप सभी को पता है कि यहाँ प्रवासी पक्षियों की बहुत ज्यादा मौत हो गई थी, और उस मौत होने के कारण 2019 में यहाँ पर पक्षी वर्ग में एक बीमारी आ गई थी। पक्षी वर्ग में बीमारी आई थी। बिल्कुल, कब की बात है दोस्तों, कब की बात है, 2019 की। 2019 में पक्षी वर्ग के अंदर यह एक बीमारी आई थी, और वो बीमारी जिसके लिए आई थी वो आई थी बोटुलिज्म बैक्टीरिया कारण। यानी पक्षी वर्ग में एक बीमारी आई थी, और वो बीमारी कौन सी थी, वो थी बोटुलिज्म बैक्टीरिया। ये एक बीमारी आई थी, और ये बीमारी किस में आई थी दोस्तों, मुर्गियों में आई थी। मुर्गियों में क्या, पक्षियों में आई थी अक्सर, जिससे कौवों की बहुत ज्यादा मौत हो रही थी। जो प्रवासी पक्षी आते हैं उनके लिए एक तरह से खतरा बन गया था, उनको बचाना उस समय के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बन गया था। ठीक है भैया, क्लियर हो गया आगे सभी को। अगर बात करते दोस्तों सांबर झील, अगर सांबर झील के गर्त बिंदु की बात करता हूँ, सांबर झील का जो गर्त बिंदु है, अगर सबसे निम्नतम बिंदु की बात करते हैं, तो दोस्तों इसका निर्माण चट्टानों से हुआ है। किससे हुआ है, चट्टानों से। और वो चट्टान कौन सी है, वो है दोस्तों प्रीकैम्बियन।
प्री कैम्बियन, बिल्कुल सांबर झील का जो तल है वो प्री होता है, प्री कैम्बियन नामक चट्टान से बना होता है। किससे बना होता है? प्री कैम्बियन नामक चट्टान से बना होता है। सांबर झील का जो अगर बात करते धरातल कौन सी चट्टानों से बना है? प्री कैम्बियन नामक चट्टानों से बना हुआ है। ठीक है, ये जल विभाजक का काम करती है। 1990 में यहाँ पर रामसर साइट की स्थापना भी की गई थी। तो 1990 की बात करते हैं। 1990 में यहाँ पर रामसर, 1990 की बात अगर मैं करूं तो यहां पर रामसर साइट रामसर साइट में शामिल किया गया। यानी 1990 में इस झील को रामसर साइट में शामिल किया गया। कहां पर शामिल किया गया है? रामसर साइट में। ठीक है भैया, आगे सभी को कि 1990 में इस झील को रामसर साइट में शामिल किया गया है। 1990 में इस झील को रामसर साइट में शामिल किया गया है। ठीक है भैया, हो गया क्लियर। अब दोस्तों अगर अपन बात करते हैं कि यहाँ पर नमक का उत्पादन दो विधि से किया जाता है। यहाँ पर जो नमक का उत्पादन है वो दो विधि से किया जाता है। उसमें से एक आती है हमारे पास में रेस्ता विधि, एक आती है हमारे पास में रेस्ता विधि, और दूसरे की अपन बात करते हैं तो वो हमारे पास में आती है क्यार विधि। एक आती है हमारे पास में रेस्ता विधि और दूसरी विधि की अगर मैं बात करूं तो वो आ जाती है भैया हमारे पास में क्यार विधि। हाँ भाई, आगे समझ में। अब रेस्ता विधि क्या होती है, क्यार विधि क्या होती है? क्यार विधि के अंदर तो क्या होता है, खेतों के अंदर यानी सांबर झील में ऐसे क्यारे बना दिए जाते हैं। क्या बना दिए जाते हैं? क्यारे बनाकर फिर उसमें पानी डाला जाता है, फिर उसको कड़ी धूप में रखा जाता है। तो जब धूप उड़ जाती है तो बचा हुआ नमक प्राप्त हो जाता है। ये तो कहलाता है क्यार विधि। अब अगर अपन बात करते हैं दोस्तों रेस्ता विधि क्या होता है? रेस्ता विधि का मतलब होता है कि भाई जब हवा बहुत तेज यानी वायु के प्रवाह में, वायु के प्रवाह से, वायु के प्रवाह से नमक तैयार करना, नमक तैयार करना, बिल्कुल वायु के प्रवाह से जो नमक तैयार किया जाता है वो कौन सी विधि है? वो रेस्ता विधि है। कौन सी विधि है भैया? रेस्ता विधि। क्लियर हो चुका है आगे सभी को। अब दोस्तों आप सभी को पता है कि सांबर झील के अंदर, सांबर झील के अंदर एक वनस्पति पाई जाती है जिसका नाम है स्वेडा फ्रूट ट्री। क्या नाम है? स्वेडा फ्रूट ट्री। जो यहाँ पर पाए जाने जो जो क्या कर रही है, यहाँ के जो वो पानी है उसका खारापन को बहुत कम कर रही है। तो पानी को खारापन कम करने के लिए यहाँ पर एक वनस्पति पाई जाती है और उस वनस्पति का नाम क्या है? क्योंकि यहां से क्वेश्चन आ जाता है, स्वेड्रा फ्रूट ट्री। क्या नाम है? स्वेड्रा फ्रूट ट्री। तो यहां लिख रहा हूं स्वेडा फ्रूट ट्री। ये एक वनस्पति है, ये एक वनस्पति है जो सांबर झील के अंदर नमक की मात्रा को कम कर रही है। ये एक वनस्पति है स्वेडा फ्रूट ट्री है जो सांबर झील के अंदर नमक की मात्रा को क्या कर रही है दोस्तों? कम कर रही है। क्या कर रही है? कम कर रही है। ठीक है भैया, क्लियर हो चुका है। अब दोस्तों अगर सांबर झील की अगर अपन बात करते हैं तो सांबर झील के अगर आसपास की मैं बात करूं दोस्तों तो सांबर झील के आसपास में एक तो नालीसर मस्जिद, नलियासर, यहाँ पर एक तो नलियासर मस्जिद है। सांबर झील के आसपास की बात कर रहा हूं तो यहाँ पर एक तो नलियासर मस्जिद है। कौन सी मस्जिद है भैया? नलियासर मस्जिद है या नालीसर मस्जिद। शाकंभरी माता का मंदिर भी स्थित है। यहाँ पर शाकंभरी माता का मंदिर भी स्थित है। शाकंभरी माता जिनको चौहानों की आराध्य देवी कहा जाता है, जिनको चौहानों की क्या कहा जाता है? आराध्य देवी कहा जाता है। और इसके अलावा यहाँ पर देवयानी तीर्थ स्थल भी है, यहाँ पर देवयानी तीर्थ स्थल भी स्थित है। तो ये लिखा, इसके अलावा यहाँ पर देवयानी तीर्थ स्थल है। क्या है भैया? यहाँ पर देवयानी तीर्थ स्थल भी स्थित है। हो गया। हाँ भाई, यहां तक सभी साथियों क्लियर हो चुका है क्या? जल्दी से कॉपी कर लीजिए भाई, आप सभी से निवेदन में कर रहा हूं, आप जल्दी से कॉपी कर लीजिएगा।
कर लो भाई जल्दी से कॉपी। सांबर जी से रिलेटेड जो सारे क्वेश्चन है एग्जाम में बनने वाले वो मैंने आपको सारे बता दी, जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो सारे बता दी मैंने, ठीक है। अब अपन बात करते हैं राजस्थान में अन्य खारे पानी की झील। राजस्थान में अन्य खारे पानी की झील, और अन्य झील कौन कौन सी है उसके बारे में आपको यहां बता देता हूं दोस्तों, कि राजस्थान में अन्य खारे पानी की झील कौन कौन सी है। बिल्कुल आगे चलते हैं दोस्तों। खारे पानी की झील के हम बारे में बात कर रहे हैं। अन्य खारे पानी की झील में अन्य प्रमुख झीलें जो आ जाती है राजस्थान में, खारे पानी की झील की अगर अपन बात करते हैं तो एक आती है दोस्तों हमारे पास में डीडवाना झील। एक आती है दोस्तों हमारे पास में डीडवाना झील। कौन सी आती है भैया? डीडवाना झील। अब आप समझने का प्रयास करना, समझने का प्रयास करें। हाँ भाई, अगर कोई आपसे पूछ ले कि डीडवाना झील कहां पर है, जल्दी से बताओ जल्दी से। पहले तो नागौर जिले में आती थी, अभी कुचामन डीडवाना जिले में आती है। अभी यह कहां पर आती है? अभी आती है भैया कुचामन डीडवाना जिले में। बिल्कुल ये क्वेश्चन आता है कि डीडवाना झील कहां पर स्थित है, तो डीडवाना झील है भाई कुचामन डीडवाना जिले में। कहां पर स्थित है? कुचामन डीडवाना जिले में। अब सुनिएगा दोस्तों, अब सुनिएगा दोस्तों, इस अगर झील की बात करें, इस झील की अगर अपन बात करते हैं तो यहां पर एक सबसे बड़ा सोडियम संयंत्र स्थापित किया गया। यानी इस झील के किनारे पर बात करें तो झील के किनारे पर एक सोडियम संयंत्र स्थापित किया गया। सोडियम संयंत्र स्थापित किया गया है। यहां पर इस झील के किनारे क्या स्थापित किया गया है? सोडियम संयंत्र की स्थापना की गई है। सोडियम संयंत्र की क्या की गई है दोस्तों? स्थापना की गई है। दोस्तों यहां पर जितना भी नमक हो रहा है वो खाने योग्य नहीं है, तो मैंने लिखा नमक खाने योग्य नहीं है। नमक खाने योग्य नहीं है। अब भाई आप कह रहे हो कि दोस्तों कि यहाँ पर सबसे बड़ा सोडियम संयंत्र और इसका नमक खाने योग्य क्यों नहीं है, तो नमक खाने योग्य क्यों नहीं है, इसका कारण है कि इसके नमक में सोडियम सल्फेट और सोडियम सल्फाइड की मात्रा ज्यादा है। तो मैं यहां लिखूंगा इसका नमक इसलिए नहीं खा सकता है कि उसमें सोडियम सल्फेट, उसमें सोडियम सल्फेट वे सोडियम सल्फाइड वे सोडियम सल्फाइड सोडियम सल्फाइड सल्फेट व सोडियम सल्फाइड की मात्रा अधिक है। तो सोडियम सल्फेट व सोडियम सल्फाइड की मात्रा अधिक होने के कारण जो नमक होता है वो खाने योग्य नहीं है। अब दोस्तों जब यहाँ का नमक खाने योग्य नहीं है तो फिर ये संयंत्र क्या करेगा, तो दोस्तों जब इसका नमक खाने योग्य नहीं है तो इसका नमक का इस्तेमाल कागज उद्योग में किया जाता है। इस नमक का इस्तेमाल कागज उद्योग में किया जाता है। तो यहाँ का जो नमक होता है उसका इस्तेमाल कहाँ पर किया जाता है? यहाँ का जो नमक होता है उसका इस्तेमाल कागज उद्योग में किया जाता है। कहाँ पर किया जाता है भाई? कागज उद्योग में किया जाता है। और दोस्तों मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, क्योंकि यहाँ से पक्का एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। कागज उद्योग में तो क्या जाएगा, साथ में चमड़ा उद्योग और कपड़ों की रंगाई उद्योग में, यानी चमड़ा उद्योग पे रंगाई हेतु, चमड़ा उद्योग वे रंगाई के लिए भी, यानी रंगों के लिए, है ना, रंगों के रंगाई हेतु भी इस नमक का उपयोग किया जाता है। और यहाँ पर जो चमड़ा उद्योग में वहां उपयोग किया जाता है वो ब्राइन विधि द्वारा की जाती है। ब्राइन विधि द्वारा, ठीक है भैया। यहाँ पर जो नमक तैयार किया जाता है वो ब्राउन विधि या ब्राइन विधि से यहाँ पर नमक तैयार किया जाता है। ठीक है भैया, क्लियर हो गया। और यहाँ पर झील किनारे जो नमक है वो शुद्ध मात्रा में है, और जो नमक है वो शुद्ध मात्रा में है। अगर मैं इसकी बात करूं दोस्तों, तो अगर यहाँ पर आयोडाइजेशन के द्वारा इस नमक को शुद्ध भी किया जा रहा है। यहाँ पर जो नमक है उसको शुद्ध किया जा रहा है किसके माध्यम से? आयोडाइजेशन के माध्यम से। किसके माध्यम से शुद्ध किया जा रहा है? आयोडाइजेशन के माध्यम से। भाई क्लियर हो चुके हैं आपके सामने। खारे पानी की झील की अगर अपन बात करते दोस्तों,
तो खारे पानी की झील में हमारे पास में आगे दोस्तों डीडवाना कुचामन, और डीडवाना कुचामन झील कहाँ पर स्थित है? तो कुचामन डीडवाना जिले में है। यहाँ पर सोडियम संयंत्र की स्थापना की गई है जो नमक खाने योग्य है, नमक खाने योग्य नहीं है, सॉरी यहाँ योग्य है ये नहीं, यहाँ का जो नमक है वो खाने योग्य नहीं है, यहाँ का जो नमक है वो खाने योग्य नहीं है, यहाँ का जो नमक है वो खाने योग्य नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि दोस्तों इसमें सोडियम सल्फेट व सोडियम सल्फाइड की मात्रा अधिक है, और इस वजह से यहाँ का जो नमक है वो खाने योग्य नहीं है। इसलिए इस नमक का इस्तेमाल कागज उद्योग में किया जाता है, चमड़ा उद्योग में किया जाता है, व रंगाई हेतु भी किया जाता है। ठीक है भैया, क्लियर हो चुका है सभी को? हाँ भाई, सभी साथियों क्लियर हो चुका है क्या? जल्दी से बताओ भाई, यहां तक सभी साथियों क्लियर हो चुका है? हो गया भैया क्लियर सभी के? चलो आगे बात करते हैं दोस्तों, आगे बात करते हैं अपन 55 जेल की। किसकी बात करता हूं दोस्तों? आगे मैं बात करता हूं दोस्तों हमारे पास में 55 जेल, 55 जेल। अब दोस्तों अगर मैं बात करता हूं 55 जेल की, तो सबसे पहला सवाल है कि भाई 55 जेल कहां पर आती है? बिल्कुल बाड़मेर में। दोस्तों देखिए बाड़मेर में तो पहले आती है, बाढ़ तो बालोतरा जिला में आवे, तो 55 जेल कहां पर आती है भैया? बालोतरा जिला। पहले कहां पर आती थी? तो याद रखिएगा पहले ये बाड़मेर जिला में आती थी, लेकिन अभी कहां पर आ रही है? अभी ये बालोतरा जिला में है। कहां पर है भाई? बालोतरा जिला में। ठीक है भैया, क्लियर हो चुका है। अब अगर अपन बात करते हैं कि यहाँ का जो नमक है वो खाने की दृष्टि से उत्तम है, यहाँ का जो नमक है वो खाने की दृष्टि से उत्तम है, यहाँ का जो नमक है, नमक है, यहाँ का जो नमक है वो खाने की दृष्टि से क्या है भैया? उत्तम है, यानी बहुत अच्छा माना जाता है। ठीक है भैया, क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो नमक है उसमें NaCl की जो मात्रा है वो लगभग 98% है, और जब दोस्तों नमक में NaCl की मात्रा अगर 98% है तो समझ जाना कि वे नमक खाने योग्य होगा। क्या होगा भैया? खाने योग्य। ठीक है भैया, क्लियर हो चुका है यहाँ तक। अब दोस्तों देखिए, अगर इस बात करते झील का निर्माण किसने करवाया है, तो इस झील का जो निर्माण कराया था वो 400 साल पहले, 400 साल पहले पंचाबील ने करवाया था। 400 साल पहले पंचाबील ने इस झील का निर्माण करवाया था। तो इस झील का निर्माण किसने कराया था? 400 साल पहले की बात है, और पंचाबील नामक व्यक्ति ने इस झील का निर्माण करवाया। हाँ भाई, यहां तक सभी क्लियर हो चुका है? हाँ भाई, बिल्कुल बिल्कुल, ये राजस्थान के सबसे ज्यादा खारे पानी की झील है। तो लिख रहा हूं ये सबसे ज्यादा खारे पानी की झील है, खारे पानी की झील है। ये राजस्थान के सबसे ज्यादा खारे पानी की झील है। क्वेश्चन अगर आपसे पूछ ले कि राजस्थान के सबसे ज्यादा खारे पानी की झील कौन सी है, तो राजस्थान के सबसे ज्यादा खारे पानी की झील है वो कौन सी है भैया? 55 झील। कौन सी है भैया? 55 झील। कहां पर आती है? ये आती है भाई साहब जी बालोतरा जिला में। कहां पर आती है? बालोतरा जिले में। ठीक है भैया, क्लियर हो चुका है। आगे सभी साथियों के जल्दी से बताओ भाई, यहां तक सभी साथियों क्लियर हो चुका है क्या? बिल्कुल, यहां पर जो नमक तैयार किया जाता है खारवाल जाति द्वारा, नमक यहां पर तैयार करते हैं खारवाल जाति के, खारवाल जाति के, खारवाल जाति के लोग यहां पर नमक तैयार करते हैं मोरडी विधि द्वारा, मोरडी विधि द्वारा। यानी 55 झील में नमक जो तैयार किया जाता है वो खारवाल जाति द्वारा किया जाता है, और कौन सी विधि द्वारा? मोरडी विधि। मोरडी विधि है जिसको मोरली विधि कहते हैं। ठीक है, और यहाँ पर जो नमक तैयार किया जाता है ना वो कुएं के रूप में बनाया जाता है, और जब यहाँ का नमक कुएं के अनुसार बनाया जाता है जिन्हें कौशियो कहा जाता है, कौशियो। कुआ से नमक बनाना, यानी कुएं नुमा वाले जो क्षेत्र होते हैं उनसे अगर नमक तैयार किया जाता है तो उनको कौशियो कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई?
कौशियों कहा जाता है। हाँ भाई, यहां तक सभी साथियों क्लियर हो चुका है क्या? जल्दी से नोट कर लीजिए भैया, सभी साथियों से निवेदन में कर रहा हूं, नोट कर लीजिएगा आप।